भारत की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2% है, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी 20% है। गुरुद्वारे जाने के सिर्फ 36 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी देश के मुस्लिम समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। ये कल होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एएमयू इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1964 के बाद यह पहली बार है जब देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेगा। अगर देश में कोरोना संक्रमण नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी खुद एएमयू जाते और देश की राजधानी दिल्ली से एएमयू की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। लेकिन आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इतने वर्षों में देश का कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक नहीं गया, जबकि यह दिल्ली के बहुत पास है। प्रधानमंत्री मोदी 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं और इनमें देश के 20 करोड़ मुसलमान भी शामिल हैं। इसलिए आप इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं। इसे आप प्रधानमंत्री मोदी का सोशल आउटरीच वाला कदम भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वो समाज के हर समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेएनयू की तरह एएमयू भी पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रहा है। कभी यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना के पोस्टर्स को लेकर विवाद हुआ, तो कभी नए नागरिकता कानून के विरोध में एएमयू के छात्रों ने प्रदर्शन किए और अब इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का भी विरोध कर रहा है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री देश को जोड़ने का काम कर रहा हो तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति कैसे हो सकती है? यही समझने के लिए आपको आज एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। एक फ्लैशबैक आपको आज हम दिखाएंगे। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत में मुगल सल्तनत का अंत हो गया था। औरंगजेब समेत कई मुगल शासक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हुकूमत समाप्त हो गई और वो अपना ये काम करने से पहले ही यहां से उन्हें जाना पड़ा। उनका राज समाप्त हो गया। आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता, अंग्रेज बीच में नहीं आते, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारत का स्वरूप आज कैसा होता। तो एक बात तो यह हुई कि अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज बीच में आ गए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह बताते हैं कि देश को बांटने वाली इस विचारधारा को अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत के ही कई शक्तिशाली मुसलमान नेताओं ने भी आगे बढ़ाया और जमकर आगे बढ़ाया। और इनमें सबसे बड़ा नाम था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खान का। वर्ष 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे। ऐसा उनके लिए जरूरी भी था क्योंकि उनके अलीगढ़ कॉलेज में हिंदुओं का पैसा लगा हुआ था, क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू उस समय जो लोग थे, वो जो पूंजीपति लोग थे, वो हिंदू थे और वो इस कॉलेज के लिए डोनेशन देते थे। लेकिन वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके कॉलेज को सरकारी समर्थन मिल जाएगा, यानी सरकार से पैसा मिलेगा और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी इसके बाद मिल पाएंगी। यानी यहां भी एक लालच था। आज से 134 वर्ष पहले ही राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन यह नया नहीं है। उस जमाने से भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही है। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक ऐतिहासिक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था, अगर आज अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में वो सुरक्षित रह सकें तो इसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। ऐसा उन्होंने उस समय 1888 में उन्होंने कहा था। और उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी कॉपी आज भी इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहा था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। मूल प्रति जो है ये उर्दू में है। असल में ये आज मैं लेकर आया हूं, इसको हमने पढ़ा, इसको ट्रांसलेट भी करवाया है। ये वो कॉपी है। मैं आपको और कैमरे के पास ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए,
ये वो कॉपी है, उर्दू में दिया गया भाषण था, और उन्होंने क्या कहा वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि उनके विचार क्या थे। कहने को तो टू नेशन थ्योरी के लिए कहते हैं कि ये जिन्ना की थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, लेकिन टू नेशन थ्योरी के बीज किसने बोए थे वो आज आपको, यहां पर वो कहते हैं, इन whose hands shall the administration and the empire of India rest? Now suppose that all English and the whole English army were to leave India, taking with them all their cannon and their splendid weapons and everything, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations, the Mohammedans and the Hindus, could sit on the same throne and remain equal in power? ये यहां ये बता रहे हैं कि अगर अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए तो क्या मोहम्मडन्स और हिंदू एक साथ इस देश पर शासन कर सकते हैं? क्या एक साथ सत्ता में बराबरी से हिस्सेदार बन सकते हैं? और उसका जवाब उन्होंने यहीं पर दे दिया, मोस्ट सर्टेनली नॉट। ऐसा उन्होंने लिखा है, इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ देम शुड कंकर द अदर एंड थ्रस्ट इट डाउन। हिंदू और मुसलमानों में एक के लिए बहुत जरूरी होगा कि एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे और तभी वो शासन कर पाएगा। ये टू नेशन थ्योरी जो है उन्होंने 1888 में इस ऐतिहासिक भाषण में दे दी थी। और अगर आप आगे चलें तो आगे वो कहते हैं कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट फॉर द पीस ऑफ इंडिया and for the progress of everything in India, the English government should remain for many years, in fact forever. तो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे, वो दोनों आपस में एक साथ मिलकर रह नहीं सकते, इसलिए इस देश की भलाई इसी में रहेगी कि अंग्रेजों की जो हुकूमत है वही इस देश में चलती रहे। और आगे वो लिखते हैं लंबे समय तक और बहुत सारे वर्षों तक चलती रहे, और नहीं तो वो ये कहते हैं कि असल में इस देश पर हमेशा अंग्रेजों की ही हुकूमत चलती रहनी चाहिए, ये हमारे हित में है। सैयद अहमद खान के विचार से प्रेरित होकर ही अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, और फिर वर्ष 1906 में ही मुस्लिम लीग का जन्म भी हो गया था। यानी अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की जिस नीति को अपनाया, टू नेशन थ्योरी के समर्थकों ने उसी नीति के सहारे भारत को धार्मिक आधार पर बंटवारे की दिशा में मोड़ दिया था उसी जमाने में। हालांकि वर्ष 1911 में बंगाल के विभाजन का फैसला तब रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस का बंटवारा भी नरम दल और गरम दल में हो चुका था। स्वराज की मांग कमजोर पड़ चुकी थी और समाज बंट चुका था। वर्ष 1928 में गुलाम हसन शाह काजमी नाम के एक पत्रकार ने पाकिस्तान नाम से एक अखबार शुरू करने की अर्जी दी। सोचिए, उसी जमाने में एक नया अखबार जिसका नाम ही पाकिस्तान होगा। फिर वर्ष 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम से एक बुकलेट निकाली। इस बुकलेट में पहली बार पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम देश का जिक्र हुआ। वर्ष 1940 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात खुलकर कहनी शुरू कर दी। यानी हिंदुओं से नफरत के जो बीज सर सैयद अहमद खान ने बोए थे, उसे जिन्ना ने एक बहुत बड़े वृक्ष में बदल दिया था। और सर सैयद अहमद खान का मतलब है एएमयू। लेकिन आजादी के बाद हमारे इतिहासकारों ने जिन्ना और सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को सेक्युलर बताना शुरू कर दिया, और जो लोग इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जो लोग विभाजन के खिलाफ थे, जो लोग अखंड भारत के पक्ष में थे, उन्हें सांप्रदायिक कहा जाने लगा। और यह तब से ही चलता आ रहा है। कुल मिलाकर जो यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों का केंद्र बन जाती है और जहां अक्सर धर्म के नाम पर राजनीति होती है, उसकी स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो भारत को दो टुकड़ों में बांटना चाहता था। यानी ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े गैंग उस समय का, उसने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो हम आज आपको दो बातें बताना चाहते हैं। ये जो गोदी मीडिया की बात होती है, ये गोदी मीडिया असल में इसका नाम है दरबारी मीडिया, और ये दरबारी मीडिया आज से नहीं है, दशकों से इस देश में चलता आ रहा है। सिर्फ आपकी नजर उस पर नहीं पड़ी क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी। और इसी तरह जो टुकड़े टुकड़े गैंग आज आप सुनते हैं, ये नया नहीं है, ये हमारे देश पर दशकों से राज करता आ रहा है। लेकिन अब एएमयू के छात्रों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सबका विश्वास जीतने की कोशिश करना चाहते हैं, और कल पूरे देश की नजर इस पर रहेगी कि वो एएमयू के छात्रों से क्या बात करते हैं।
आपने देखा होगा पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर देश के कुछ शक्तिशाली मुसलमान नेताओं ने हमेशा भारत को तोड़ने के सपने देखे और फिर भारत टूट भी गया। भारत के दो टुकड़े हो गए 1947 में। धर्म के आधार पर यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा था और इनमें दरबारी इतिहासकारों ने पूरा साथ दिया। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने वाले अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं किया गया। धर्म के नाम पर देश को बांटने वालों को सेक्युलर बना दिया गया। लेकिन जैसे ही कोई राजनेता हिंदुओं की बात करता है तो उसे विदेशी मीडिया हिंदू नेशनलिस्ट कहने लगता है, जबकि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी जैसी पार्टियों के बारे में इस तरह का एक शब्द भी कभी लिखा नहीं जाता। इस समय पश्चिमी देशों की तरह भारत के लोग भी क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में भी क्रिसमस को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां सब धर्मों को मानना चाहिए, सब धर्मों के त्योहारों को मानना चाहिए, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। हमारी आपसे अपील है, लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों को लोग पिछड़ेपन की निशानी कई बार मानने लगते हैं। ईसाई मिशनरियों के नाम पर बने स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए हमारे देश के माँ बाप अक्सर परेशान रहते हैं, लाइन में लगते हैं, सिफारिशें करवाते हैं। इन स्कूलों में क्रिश्चियन तौर तरीकों से शिक्षाएं दी जाती हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, उसे सब सेक्युलर कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल सनातन संस्कृति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है, उसका विरोध होने लगता है और उस पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाता है। आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर कब्जा किया था, तब वहां रहने वाले हिंदुओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ। सरकारी दफ्तरों में किसी भी पद पर हिंदुओं को बैठाने पर पाबंदी थी। हिंदू ईसाई धर्म से जुड़े किसी प्रतीक चिन्ह को अपने पास नहीं रख सकते थे और न ही उसका निर्माण कर सकते थे। गांव में रहने वाले सभी हिंदू क्लर्क्स की जगह ईसाइयों की भर्ती कर दी गई थी। यहां तक कि किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान हिंदुओं को गवाह बनाए जाने पर भी रोक थी। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और नए मंदिर बनाने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान हजारों हिंदुओं की हत्याएं की गई। लेकिन फिर भी यह सब ना तो क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना ही भारत में इतिहास की किताबों में इनका कोई जिक्र है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरबारी इतिहासकार भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे। आजादी के बाद 70 वर्षों तक दरबारी और असली गोदी मीडिया के इस इकोसिस्टम ने आखिर काम कैसे किया। आपने देखा होगा अक्सर आजकल गोदी मीडिया की बात होती है और सोशल मीडिया पर बार बार गोदी मीडिया के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गोदी मीडिया आज से नहीं है। यह गोदी मीडिया तो आजादी के समय से चल रहा है और इसका नाम है दरबारी मीडिया, क्योंकि ये मीडिया के जो लोग थे ये दरबारों में बैठते थे और लगातार 70 वर्षों तक यही करते रहे। अब जब इनकी दुकानें बंद होने लगी, अब जब इनकी व्यवस्थाएं खत्म होने लगी, अब जब इनकी पेंशन बंद हो गई और जो नेता और जो सरकारें इन्हें पेंशन पर रखा करते थे अपने दरबार में, वो खुद इस लायक नहीं रहे कि वो इनके लिए कुछ भी कर सकें, अब ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब जब एक दूसरा नैरेटिव इस देश में आने लगा जो पैरेलल नैरेटिव बन रहा है, राष्ट्रवाद का नैरेटिव, अब इन लोगों को परेशानी होने लगी और अब ये सारे लोग, वो तमाम पत्रकार या न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़ जैसे, जो आपके सामने राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सही को सही कहते हैं, जो इतिहास में हुई गलतियों को आपके सामने उजागर करते हैं, उन्हें गोदी मीडिया का नाम इन्होंने देना शुरू कर दिया। इसे समझने के लिए आज एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में गोदी मीडिया के 4 स्तंभ आपको हम बता रहे हैं। एक दिन पहले भी आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है हमारे देश का, ये उसकी तस्वीर है। इसमें पहला स्तंभ है दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को ऐसे पेश किया ताकि ये देश कभी एक ही ना हो पाए, इतिहास को छुपाया। दूसरा स्तंभ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक, इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार डाले गए। तीसरा स्तंभ दरबारी पत्रकारों का, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया। और आखिर में वो बुद्धिजीवी जो देश को बार बार ये कहकर डराते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश के लोगों की आजादी अब कभी भी छीन ली जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.